Good afternoon, students. We are doing data handling and we have done mean median mode. उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कर लिया एंड हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना हमने वो भी किया है. इन टुडेज क्लास वी विल डू डबल बार ग्राफ. बिफोर दैट, इफ़ आई टेल यू दैट यू हैव टू ड्रॉ द बार ग्राफ, आपको बार ग्राफ बनाना है अपने खुद के मार्क्स का जो आपके क्लास 6th में आए थे. ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक बार से आप अपने इंग्लिश के मार्क्स बनाओगे, एक बार के लिए आप मैथ्स के लिए ड्रॉ करोगे, एक बार आप साइंस के लिए ड्रॉ करोगे, एक सोशल साइंस के लिए ड्रॉ करोगे, तो आपका वो बार ग्राफ बड़ा इजीली बन जाएगा. ना अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको बार ग्राफ बनाना है अपने सारे सब्जेक्ट का, लेकिन आपको टर्म 1 एंड टर्म 2 अलग अलग बनाना है. ठीक है, या फिर अपना साइकिल टेस्ट ही ले लो, आपके 2 साइकिल टेस्ट तो हो चुके हैं. सो अगर मैं आपको बोलूँ साइकिल टेस्ट 1 का भी आपको बार ग्राफ बनाना है और साइकिल टेस्ट 2 का भी बनाना है, लेकिन सेम ग्राफ पे होना चाहिए दोनों, सो दैट आप अपने आप को भी एनालाइज कर पाओ. तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं. फिर हम 2 बार्स बनाएंगे एक ही बारी में. ठीक है, वो दोनों बार ग्राफ्स बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, वो जो दोनों बार्स होंगे. ठीक है, वो जो फर्स्ट बार होगा वो बेसिकली आपका साइकिल टेस्ट 1 सपोज करो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड बार होगा वो आपका साइकिल टेस्ट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक ही चीज़ की दो इन्फॉर्मेशन गिवन हो. और चीज़ हमें यहाँ पे एनालाइज भी करना होता है ना. आप खुद की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हो डबल बार ग्राफ से. आपको लग रहा है कि ओके मेरे साइकिल टेस्ट 1 में तो मैथ्स में इतने मार्क्स थे, पर साइकिल टेस्ट 2 में मेरे बार जो है वो छोटा बन रहा है, मतलब थोड़े कम मार्क्स आए, मैंने कम हार्ड वर्क किया. या फिर अगर मेरे पहले से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं तो मैंने इसका मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क किया और मेरे को अच्छे मार्क्स मिले. तो आप इस तरीके से दोनों इन्फॉर्मेशन को आपस में भी एनालाइज कर सकते हो, आपस में रिलेट भी कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो कि एक्चुअल में वो जो फर्स्ट वन है उसका दूसरे वाले से क्या रिलेशन है. आप ये भी कंपैरिजन डबल बार ग्राफ से कर सकते हो. सो डबल बार ग्राफ कितना हेल्पफुल होता है हमारे लिए, इसका मतलब है ना. सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एंड देन वी विल कम टू द ड्राइंग पार्ट कि हम ड्रॉ कैसे करेंगे डबल बार ग्राफ को. एंड थर्ड थिंग, स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट स्केल आपको पता ही नहीं चलेगा आपको बार की लेंथ कितनी लेनी है, बार की हाइट को कितना ऊपर तक ले जाना है. सो स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डू दैट ऑल्सो. ये बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ है. ठीक है, इसमें आपको नीचे दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है साइंस, इसका मतलब ये दोनों ही बार्स साइंस के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सिमिलरली नेक्स्ट इज इंग्लिश, अगेन ये दोनों ही बार्स आपके इंग्लिश के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज हिंदी, ये दोनों ही बार्स आपके हिंदी के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सिमिलरली मैथ्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों बार्स. अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे. ये यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए 2 बार्स हैं. ये 2 बार्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो नीचे छोटा सा लिखा हुआ है. दैट इज ब्लू कलर में जो है वो फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं, ऑरेंज कलर में जो है दैट इज सेकेंड टर्म मार्क्स. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चीज जो आपने देखी होगी, इससे आपको पता चलता है कि जब भी आप एक ही चीज की 2 इंफॉर्मेशन के बार्स बनाते हो तो वो दोनों बार्स थोड़े से डिफरेंटली, या तो अगर आप पेंसिल से कर रहे हो तो उनको अलग तरीके से शेड कर दो. आपने शेडिंग की बहुत सारी चीजें देखी होंगी, आप क्रॉस करके शेड कर सकते हो, लाइट पेंसिल से, बस पेंसिल से शेड कर सकते हो, तो अलग अलग शेडिंग कर सकते हो. या फिर अगर आपके पास कलर है तो आप अलग अलग कलरिंग कर सकते हो, जैसे इन्होंने किया है, एक बार को ब्लू बना दिया, दूसरे बार को ऑरेंज बना दिया. सो दैट इट इज वेरी क्लियर कि ओके ये जहां जहां पे मुझे ब्लू नजर आ रहा है ये सब उसके फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं, और जहां जहां पे मुझे ऑरेंज नजर आ रहा है, ऑरेंज बार, इट मींस दैट दोज आर सेकंड टर्म मार्क्स, है ना. तो और थर्ड थिंग अब क्या है, दोनों बार्स का कलर डिफरेंट होना चाहिए, दोनों इंफॉर्मेशन का, सो दैट इट इज क्लियरली शोन. सेकंड थिंग क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जो
दोनों बार्स हैं एक ही सब्जेक्ट के, या एक ही चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जरूरी नहीं है ये सब्जेक्ट ही हो, कुछ और रिलेटेड चीजें भी हो सकती हैं। सपोज करो सिटी के नेम से, अलग अलग सिटीज में कितने लोग रहते हैं वो भी हो सकता है। तो एक ही सिटी की दो इंफॉर्मेशन हो गई, भाई मैक्सिमम लोग कहाँ रहते हैं, मिनिमम लोग कितने रहते हैं वहां पे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो दोनों बार्स हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज की जब आप दो इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, दोनों इंफॉर्मेशन के बार्स बना रहे हो, तो उन दोनों बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होता। इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम रहता है बार ग्राफ की तरह। हर एक बार की जो विड्थ है आप देखोगे उतना ही चौड़ा है हर एक बार। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई बार ज्यादा चौड़ा है या फिर कोई बार कम चौड़ा है। दूसरी चीज, जब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में गए तो जो बार के बीच में जितना गैप है उतना ही गैप नेक्स्ट बार्स के बीच में भी आपको मिलेगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के बार्स के बीच में भी आपको मिलेगा। लेकिन एक ही सब्जेक्ट के अगर दो बार्स आपने बनाए हैं जो कि आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा। थर्ड थिंग जो मैंने अगेन आपको पहले भी बताया था कि इट्स बेटर कि आप नंबर ऊपर लिख दो, सो दैट आपको यहाँ पे किसी जब एनालाइज करना पड़े ग्राफ को तो आपको यहाँ से ना देखना पड़े, डायरेक्टली आप यहाँ से नंबर देख सकते हो कि ओके इस बार का ये नंबर है, या फिर ये बार इतनी हाइट का है, जैसे ये 85 है, ये 81 है, 67 है, 70 है, 72 है, 65 है, 88 है, 95 है। अब सिर्फ इस बार ग्राफ को देखकर, इस डबल बार ग्राफ को देखकर क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट में उसके टर्म 2 में मार्क्स इंप्रूव हुए हैं? इट इज वेरी क्लियरली सीन, क्योंकि टर्म 2 ऑरेंज वाला है तो जहां पे ऑरेंज बार बड़ा होगा इसका मतलब वहां इंप्रूवमेंट हुई है। तो ऑरेंज बार मुझे बड़ा कहां पे दिख रहा है, एक तो साइंस के मार्क्स में और एक मैथ्स के मार्क्स में, तो इसका मतलब वहां पे इंप्रूवमेंट हुई है। सिमिलरली अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन से, इवन इंग्लिश में भी हुआ है, इंग्लिश में भी ऑरेंज कलर का बार बड़ा है, वहां पे भी इंप्रूवमेंट हुई है। कौन से सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट हुई नहीं है बल्कि मार्क्स डाउन चले गए हैं, हिंदी में चले गए हैं, क्योंकि हिंदी में ऑरेंज बार कम हो चुका है, यानी कि टर्म 2 में उसके कम मार्क्स आए हैं। सो हम बार्स को सिर्फ देखकर, उनकी हाइट को देखकर ही काफी कुछ बता सकते हैं, या हम उनका आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा गैप कौन से सब्जेक्ट में आया है दोनों टर्म 1 एंड टर्म 2 के बीच में, तो अगर उसके लिए मैं गैप देख लूंगी 85 81, ठीक है, मुझे दोनों ऑरेंज एंड ब्लू बार के बीच में कितना गैप नजर आ रहा है हर सब्जेक्ट में वो मुझे बताएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम गैप नजर आ रहा है ब्लू बार एंड ऑरेंज बार के बीच में। तो मैं बोल सकती हूँ कि इसका मतलब सबसे कम इंप्रूवमेंट इंग्लिश में हुई उसकी, हिंदी में तो डाउन ही चला गया बिकॉज ऑरेंज बार कम हो गया। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी एवरेज इंप्रूवमेंट हुई है। सो इस तरीके से हम डबल बार ग्राफ को स्टडी करते हैं, हम देखते हैं, हमें जो जो चीजें यहाँ से पता चलती हैं, काफी कुछ हम यहाँ से पता कर सकते हैं। बट यहाँ पे ड्रॉ करते टाइम आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, बार्स की विड्थ सेम होगी। अगर एक ही चीज की, एक ही सब्जेक्ट है या एक ही सिटी का कुछ दो इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो तो उन दोनों बार्स को बिल्कुल एक के साथ एक एडजेसेंट करके ड्रॉ करोगे, उसके बीच में कोई गैप नहीं दोगे। बाकी डिफरेंट डिफरेंट चीजों की जो इंफॉर्मेशन है उनके बार्स के बीच में इक्वल गैप होगा। ऐसा नहीं है आपने कहीं पे ज्यादा गैप दे दिया तो कहीं पे कम गैप दे दिया, वो बिल्कुल इक्वल गैप होगा। सो दिस इज अबाउट द डबल बार ग्राफ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू द स्केल अगेन। स्केल को हम पहले दोबारा से समझेंगे एंड देन वी विल कम टू द ड्राइंग पार्ट। तो यहाँ पे मैंने 4 टाइप्स की स्केल्स लिए हुए हैं। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10, ये भी स्केल लिया जा सकता है। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5, ये भी स्केल लिया जा सकता है। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2, ये स्केल भी लिया जा सकता है, या 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100, हम इस स्केल को भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास नंबर्स कैसे हैं, क्या वो 10-10 के आसपास हैं या फिर वो अगर 5-5 के आसपास है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर नहीं हो रहा है तो आप 5-5 का गैप भी ले सकते हो। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका पूरा का पूरा जो रेंज है, रेंज आप पढ़ चुके हो कि मिनिमम डेटा एंड मैक्सिमम जो नंबर है, मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर, वो आपका एक पेपर के ऊपर ही आ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने इस डेटा, आपका जो नंबर्स थे वो आपके सपोज करो 500 तक जा रहे हैं और आपने ये ले लिया 10-10 का स्केल,
तो क्या आप पेपर पर पूरा 500 तक पहुंच पाओगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अब तो जाके आप 100 पे पहुँचो, फिर आप 110 लोगे, 120 लोगे, सो दिस विल बी डिफ़िकल्ट। तो ऐसे केस में आप 100 यूनिट भी ले सकते हो, या 50 यूनिट, 1 यूनिट को एज अ 50 भी ले सकते हो। अब इसमें मैं आपको ये स्केल क्यों बता रही हूँ, सबसे पहले तो स्केल लेते क्यों हैं हम ये वाले, वो डिपेंड करता है हमारे नंबर्स पे। हमें नंबर्स देखने हैं बेसिकली कि हमारे सारे के सारे नंबर हमारे एक शीट के ऊपर ही आ जाएं, सब कवर अप हो जाए। ऐसा ना हो कि कुछ नंबर हमारा शीट पे आया ही नहीं तो अब हमारा स्केल तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम कुछ नंबर्स को तो रिप्रेजेंट कर पाएंगे, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि 500 एक नंबर है, उसमें आपने स्केल ले लिया 10 का, तो वो 10 वाला स्केल आपका 500 तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। हाँ, 50 तक फिर भी सोच सकते हो, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 50 आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें फिर आप 50, देन 100, देन 150, देन 200, देन 250, देन 300, देन 350, देन 400, 450, 500, इतना आपका ग्राफ पेपर बड़ा होता ही है। जैसे आप ये ग्राफ पेपर अगर देख रहे हो तो इतना इजीली आपका 50, 100, 150, 200, फिर 250, तो इतना चल सकता है। वो डिपेंड करता है आपके पास कितना बड़ा ग्राफ पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है कि सपोज 1 यूनिट इज इक्वल्स टू आपने 10 ले लिया, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पूरा 1 बॉक्स है इसका आपने 10 का गैप ले लिया, ठीक है। अब सपोज करो आपने ये 0 से शुरू किया, देन यहाँ पे आया 10, देन यहाँ पे आया 20, कुछ इस तरीके से जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा है, जैसे ये ग्राफ में भी आपको दिख रहा है ना, एक बॉक्स के बीच में 10 लाइंस हैं छोटी छोटी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। और दूसरी चीज़, बीच में जो मिडिल में लाइन है, जो 5th लाइन है, वो थोड़ी सी डार्कर है बाकियों के कंपैरिजन में, वो अलग से ही नज़र आ रही है मुझे, ये 5th लाइन हल्की सी। और जो बिल्कुल बॉक्स वाली लाइन्स है वो तो बहुत ज़्यादा डार्कर होती हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको आपको ऐसे करके बताऊं कि ये 0 से 10, 10 से 20, तो ये 1 यूनिट 10 के बराबर हो गई, क्योंकि ये इतना कंप्लीट ये 1 यूनिट होती है, और ये कंप्लीट 1 यूनिट हमने 10 लिया है। तो अब जो मेरा 1, जो बहुत छोटी छोटी लाइंस इसके बीच में है, 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ी सी मोटी लाइन होती है, एंड 6, 7, 8, 9 एंड 10th ये खुद होती है। सिमिलरली आगे भी ऐसे ही होगा, 1, 2, 3, 4, 5 थोड़ी सी मोटी लाइन होगी, एंड 6, 7, 8, 9 एंड 10 वो खुद होगी। इस तरीके से यहाँ पे स्केल आ गया, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि हम कितना मिनिमम हम काउंटिंग कैसे करेंगे इस केस में। इस केस में काउंटिंग बड़ी इजी होती है, इट इज़ जस्ट लाइक सिंपल काउंटिंग, 0 देन 1, अगली डिवीजन 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सो इट इज़ जस्ट लाइक काउंटिंग। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 18 बताना है कहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली आप काउंट करोगे, 10 तो ये रहा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 18 आपका ये वाला पोर्शन है, दिस इज योर 18। सो अब हम आते हैं 1 यूनिट अगर 5 के इक्वल है तो किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो सपोज करो ये 0 है, ये 5 है आपका मेन यूनिट, और ये इसके बाद ऑब्वियसली 5 5 का गैप ले रहे हो, तो नेक्स्ट जो होगा वो 10 होगा। इस केस में काउंटिंग कैसे जाती है, इसके बीच में 10 लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी, 1, 2, 3, 4, 5th थोड़ी मोटी लाइन होगी, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये खुद है। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5 थोड़ी सी मोटी लाइन, एंड 6, 7, 8, 9 एंड 10 वो खुद है। तो अब हम इसको कैसे काउंट करेंगे, सी दिस इज 5, ये 5 है हमारा। तो अब यहाँ पे काउंटिंग कैसे चलती है, दो लाइंस को हम 1 काउंट करके चलते हैं, सो दिस इज 1 बेसिकली, ये 2 होगा एक एक लाइन छोड़ के, देन एक लाइन छोड़ के ये 3 है, एक लाइन छोड़ के ये 4 है, एक लाइन छोड़ के ये 5 है, देन अगेन 1 लाइन छोड़ोगे, देन 6, देन एक लाइन छोड़ेंगे 7,
एक लाइन छोड़ेंगे 8, एक लाइन छोड़ेंगे 9 एंड एक लाइन छोड़ेंगे 10. सो दिस इज़ हाउ जब हम 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 लेते हैं तो काउंटिंग ऐसे चलती है. इसका आपने बहुत ध्यान रखना है. इसको हम कैलकुलेटिव तरीके से भी निकालते हैं, बट आपको अभी बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल आपको समझना है कि आपका काउंटिंग चल कैसे रही है. तो अगर मैं आपसे पूछूं 7 कहाँ होगा, तो ऑब्वियसली 5 तो ये आ गया. 5 के बाद हमने क्या बोला था, एक लाइन छोड़ के 6, फिर एक लाइन छोड़ के 7. तो बेसिकली ये वाली लाइन जो है, दिस इज माय 7. दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट, और नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कौन सी लाइन पे कौन सा नंबर आना चाहिए. अब सिमिलरली अगर मैं 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 बोल देती हूँ, तो ये तो और भी ईजी है हमारे लिए समझना. ये 0 है, ये सपोज करो 2 है, तो अब 2 का गैप ले रहे तो नेक्स्ट क्या होगा, 4 होगा. अब इसकी काउंटिंग कैसे चलेगी, इसमें भी 10 लाइन्स अगर मैं ड्रॉ करूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये खुद है. देन 1 2 3 4 5 थोड़ा सा मोटा, 6 7 8 9 एंड 10, ये खुद है. अब मैं अगर आपको बोलूँ यहाँ पे आपको 1 काउंट करना है, तो 1 कहाँ होगा, देखो 2 तो क्रॉस हुआ नहीं है ना अभी, तो 1 कहाँ होगा, ये 0 है, इसके जस्ट हाफ पे जाओगे ये 1 है, ये हमारा 2 तो है ही, फिर से जस्ट हाफ पे गए तो ये 3 है, एंड जस्ट फिर आगे गए तो ये 4 है. सो इट इज़ ऑल्सो ईजी. यहाँ पे हम 4 करके काउंटिंग करते हैं. दैट इज़ 0 देन 1 देन 2, ये तो है ही, तुमने लिया हुआ स्केल आपने. यहाँ पे 3 है एंड देन नेक्स्ट 4 है. सो यहाँ पे हाफ हाफ का स्केल चलता है. तो अगर मैं इसमें आपको बोल रही हूँ 2 यूनिट है, तो मतलब ये आपका 0, देन ये आपका 1, देन 2, देन 3, देन 4.